तो आइए डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में आगे चलते हैं और आज के सेशन में सभी करंट अफेयर्स को डिटेल में समझेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आज के करंट अफेयर का सबसे पहला क्वेश्चन, किस राज्य ने काजी नेमू फल को राजकीय फल घोषित किया? देखिए, काजी नेमू फल को कुछ सेशंस पहले हमने डिस्कस किया था फ्रेंड्स। ये असम राज्य का फल है, नींबू की एक प्रजाति है, काजी नेमू फल के नाम से जाना जाता है। असम सरकार ने हाल ही में अपने यहाँ के काजी नेमू फल को राजकीय फल के रूप में अपनाया है। इसका देखिए, अगर हिंदी में अर्थ निकालने जाए तो अर्थ ही इसका खट्टा नींबू होता है। यहाँ पर आप इमेज देख सकते हैं, ये एक्चुअल में नींबू ही है जिसे काजी नेमू के नाम से असम राज्य में पुकारा जाता है। फल हल्का सा खट्टा होता है और काफी सुगंधित होता है। 2016 में असम के इस फल को जीआई टैग से सम्मानित किया जा चुका है। अब असम सरकार ने अपने यहाँ के काजी नेमू फल को राजकीय फल के रूप में मान्यता दी। असम की बात करें तो पूर्वोत्तर का एक राज्य है, कैपिटल दिसपुर है। गुलाब चंद्र कटारिया असम के गवर्नर के पद पर हैं और हेमंत बिस्वा शर्मा वर्तमान में असम राज्य के सीएम हैं। असम राज्य में ही कामाख्या देवी मंदिर काफी फेमस है, जहां पर अम्बुबाची का मेला आयोजित किया जाता है। क्वेश्चन हमारा काजी नेमू फल से था, किसने राजकीय फल के रूप में इसे अपनाया? तो ये है असम राज्य। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, वर्ल्ड गवर्नमेंट 2024 में किस देश को गवर्नमेंट टेक प्राइज से सम्मानित किया गया? तो हाल ही में देखिए, वर्ल्ड गवर्नमेंट 2024 का आयोजन यूएई के दुबई में किया गया फ्रेंड्स, जहां पर गवर्नमेंट टेक प्राइज से इंडिया को सम्मानित किया गया। आंसर हो जाएगा आंसर बी। हाल ही में देखिए, सऊदी अरब ने भारत को सरकारी सेवाओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैटेगरी में गवर्नमेंट टेक अवार्ड से सम्मानित किया। देखिए, इंडिया ने जब इस अवार्ड को एक्सेप्ट किया फ्रेंड्स, तब इंडिया ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिया की स्कीम के बारे में बताया, उसका उल्लेख किया, जिसका नाम है आई रास्ते स्कीम। यह भारत में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की एआई पर आधारित एक परियोजना है। इस परियोजना की बात करें तो ये सड़क सुरक्षा के बारे में लोगों को जागरूक करने का काम करती है। भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से सड़क सिक्योरिटी की इंजीनियरिंग में इनोवेशन को बढ़ावा देना आई रास्ते स्कीम या परियोजना का मुख्य उद्देश्य है। क्वेश्चन हमारा वर्ल्ड गवर्नमेंट स्कीम 2024 से है। आयोजन कहाँ किया गया? तो आयोजन दुबई में किया गया और यहाँ पर गवर्नमेंट टेक प्राइज या अवार्ड से हाल ही में इंडिया को सम्मानित किया गया। अब इस अवार्ड की बात करें तो गवर्नमेंट टेक प्राइज यूएई की सरकार के द्वारा स्थापित किया गया है फ्रेंड्स, जो कि हर साल ऐसी किसी भी संस्थान, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी व्यक्ति को दिया जाता है जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में नए इनोवेशन को बढ़ावा दिया है। तो हाल ही में गवर्नमेंट टेक प्राइज से 2024 में इंडिया को सम्मानित किया गया। ओके, इसके बाद आइए, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम कब शुरू की गई? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, काफी सुर्खियों में है फ्रेंड्स, क्योंकि कल ही सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम पर, और सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट की इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम जो कि 2018 में लाई गई थी, इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया है। ओके, अभी हम क्वेश्चन पर आते हैं। तो इलेक्टोरल बॉन्ड एक्चुअल में है क्या, पहले इसकी बात करते हैं। देखिए, इस बॉन्ड के जरिए क्या होता है, कोई भी कॉर्पोरेट या कोई भी इंडिविजुअल किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को चंदा दे सकता है। यही है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम। सेंट्रल गवर्नमेंट जब इसको लेकर आई थी 2018 में, तो उन्होंने कहा था कि इससे काले धन पर लगाम लगेगी, क्योंकि पहले पॉलिटिकल पार्टी को जो चंदा दिया जाता था वो कैश में दिया जाता था। अब बॉन्ड के माध्यम से दिया जाएगा, जो कि बैंक के थ्रू आएगा, तो जो भी करप्शन है उस पर बैन लगेगा और इसके अलावा ब्लैक मनी पर भी बैन लगेगा और एक ट्रांसपेरेंसी आएगी कि पॉलिटिकल पार्टी को कितना चंदा मिल रहा है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने ये बोलकर कि ये राइट टू इन्फॉर्मेशन, जो कि नागरिकों का मौलिक अधिकार है, उसे वायलेट करता है, इसीलिए हम इसे खत्म कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन आता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए कौन सी पॉलिटिकल पार्टी पैसा ले सकती है? हो सकता है कल मैं भी एक पॉलिटिकल पार्टी बना लूं और मैं भी चंदा लेने लगूं, क्या ऐसा हो सकता है? तो इसका आंसर मिलेगा आपको यहाँ पर। देखिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 के सेक्शन 29A के अंतर्गत जो भी पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड है, बस वही चंदा ले सकती है। ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिसने लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में कम से कम 1% वोट प्राप्त किया हो और इस सेक्शन के अंदर रजिस्टर्ड हो, तो ऐसी पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पैसा लेने की मान्यता है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 2018 में लाई गई थी, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया है।
यहाँ पर ये समझिए कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड है फ्रेंड्स, वो एसबीआई के माध्यम से ही मिल सकता था। ये एकमात्र बैंक था जो इसके लिए ऑथराइज्ड किया गया था। एसबीआई की भी कुछ चुनिंदा शाखाएं हैं जहां से इलेक्टोरल बॉन्ड कोई भी व्यक्ति या कॉरपोरेट का कोई भी कंपनी ले सकती थी और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को चंदा दे सकती थी, लेकिन अब इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा क्या मुद्दा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूएई यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच में कितने समझौते हुए? तो देखिए, भारत के पीएम नरेंद्र मोदी यूएई गए हुए हैं, वहां पर एक राम मंदिर का भी इनॉग्रेशन किया इन्होंने। लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया था। अब यूएई और भारत के पीएम के मध्य में देखिए टोटल 10 समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। ये जो समझौते हैं अलग अलग क्षेत्र के हैं, अलग अलग सेक्टर के हैं, जैसे एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड अलग अलग क्षेत्रों के लिए 10 समझौते भारत और यूएई के मध्य में किए गए। इसके अलावा देखिए, भारत का जो रुपे कार्ड है और जो यूएई का जयवान कार्ड है, इसे भी साथ में जोड़ने के लिए एक समझौता किया गया। अभी जैसा कि लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया था कि अबू धाबी में भारत के पीएम ने बोचासन वासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण मंदिर का भी इनॉग्रेशन किया था लास्ट डे। तो इसके बारे में मैंने आपको लास्ट डे ही इन्फॉर्म कर दिया था, इसकी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी थी। और अब भारत के पीएम नरेंद्र मोदी और यूएई के मध्य में टोटल 10 समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जो कि एनर्जी, इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, अलग अलग क्षेत्रों से संबंधित समझौते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। इंडोनेशिया के नए प्रेसिडेंट कौन बने? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा। इंडोनेशिया जो कि दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है, विश्व का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है फ्रेंड्स, इसके हाल ही में नए प्रेसिडेंट प्रबोवो सुबियांतो नियुक्त किए गए। प्रबोवो सुबियांतो जो कि इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री थे, अब इंडोनेशिया के नए प्रेसिडेंट के रूप में इलेक्ट हुए। इनके पहले इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट के पद पर जोको विडोडो थे, जिनका स्थान प्रबोवो सुबियांतो ने लिया है। इंडोनेशिया, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है। इसकी कैपिटल जकार्ता है, विश्व की सबसे बड़ी मुस्लिम कंट्री है और विश्व का सबसे ज्यादा द्वीपों वाला देश है इंडोनेशिया। प्रबोवो सुबियांतो इंडोनेशिया के हाल ही में नए प्रेसिडेंट इलेक्ट किए गए। इसके बाद हाल ही में किसे बहुउद्देश्य ऑक्टोकॉप्टर विकसित करने के लिए विशिष्ट सेवा पदक दिया गया? तो यह है फ्रेंड्स हवलदार वरिंदर सिंह। आंसर सी हो जाएगा। पहले ये समझिए कि ये बहुउद्देश्य ऑक्टोकॉप्टर एक्चुअल में है क्या। तो ये एक प्रकार का ड्रोन है फ्रेंड्स, जो कि सेना के हथियारों से पूरी तरह से लैस है। इसे हाल ही में सिख रेजिमेंट के एक हवलदार ने विकसित किया है, जिनका नाम है हवलदार वरिंदर सिंह। इसीलिए इन्हें हाल ही में सेना के विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया। आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। भारत में सिख रेजिमेंट के हवलदार वरिंदर सिंह ने बहुउद्देश्य ऑक्टोकॉप्टर को विकसित किया है। हवलदार वरिंदर सिंह के द्वारा मिलिट्री टेक्नोलॉजी को विकसित करने के लिए, इस क्षेत्र में अपना योगदान देने के लिए भारत की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने इन्हें विशिष्ट सेवा पदक से हाल ही में सम्मानित किया। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, इन्होंने एक ड्रोन विकसित किया है जो कि सेना के सभी लड़ाकू अभियानों में या फिर किसी भी ऐसी जगह पर जहां पर मैन्युअली नहीं पहुंचा जा सकता, उस जगह जाकर सेना को किसी भी युद्ध में मदद कर सकती है। यह ड्रोन AK-47 और 4 हैंड ग्रेनेड से भी लैस है, जो कि देखिए सेना को किसी भी युद्ध में मदद कर सकता है, किसी भी युद्ध में सेना को बहुत बड़ी सफलता दिला सकता है। इसीलिए हवलदार वरिंदर सिंह को हाल ही में विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में चर्चा में रहे सरफराज खान किस खेल से संबंधित है? अगर आप मैच देखते होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्रिकेट से संबंधित खिलाड़ी है। अब सुर्खियों में इसलिए फ्रेंड्स क्योंकि काफी समय से मोटापे के कारण इनका देखिए इंडियन क्रिकेट टीम में सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था, जबकि घरेलू क्रिकेट में इनका बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। काफी समय से बीसीसीआई से जो इंडियन क्रिकेटर हैं, जो अदर क्रिकेटर हैं, वो भी डिमांड कर रहे थे कि भाई वजन के कारण या वेट के कारण तो किसी को बाहर न बिठाया जाए। तो इस कंडीशन में सरफराज खान अब भारतीय क्रिकेट में, इंटरनेशनल क्रिकेट में एंट्री लेते हैं। हाल ही में भारत और इंग्लैंड की जो टेस्ट सीरीज चल रही है फ्रेंड्स, उस टेस्ट सीरीज के तीसरे टेस्ट में सरफराज खान और ध्रुव जुड़ेल को देखिए मौका दिया गया। ये इनका डेब्यू मैच है जो कि विशाखापट्टनम में खेला गया। इसलिए हाल ही में सरफराज खान स्पेशली चर्चा में रहे क्योंकि वेट के कारण इन्हें काफी बाहर बैठना पड़ा। वैसे ये घरेलू क्रिकेट में मुंबई टीम की तरफ से, मुंबई क्रिकेट टीम की तरफ से क्रिकेट खेलते हैं और अब इनका नेशनल क्रिकेट में सिलेक्शन हुआ है फ्रेंड्स।
9 साल बाद इन्होंने देखिए भारतीय टेस्ट क्रिकेट में अपनी जगह बनाई है। 2014 से ये घरेलू क्रिकेट खेल रहे हैं। घरेलू सीजन में, घरेलू सीरीज में 2466 रन ये बना चुके हैं, जो कि अभी तक इससे पहले कोई भी खिलाड़ी नहीं कर पाया। इसीलिए अब बीसीसीआई के द्वारा इन्हें तीसरे टेस्ट मैच में देखिए मौका मिला है भारत की ओर से खेलने का। तो ये सरफराज खान है, जो कि इंडियन क्रिकेटर हैं, हाल ही में काफी सुर्खियों में रहे। इसके बाद आइए, हाल ही में यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग चर्चा में रहा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। देखिए पहले बात करते हैं यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग क्या है। तो पूरे वर्ल्ड में रेसलिंग खेलों का आयोजन करवाने वाली, इन्हें कंट्रोल करने वाली, रेगुलेट करने वाली ये सबसे बड़ी संस्था है यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के नाम से। हेडक्वार्टर इसका स्थित है स्विट्जरलैंड में। अब बात आती है कि ये अभी सुर्खियों में क्यों है। तो देखिए रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसका सस्पेंशन इसी संस्था के द्वारा लास्ट ईयर किया गया था, अब यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के उस सस्पेंशन को हटा लिया है। सस्पेंड क्यों किया गया था, तो लास्ट ईयर आप सभी जानते हैं 23 अगस्त को भारतीय कुश्ती महासंघ मतलब रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया में चुनाव सही ढंग से न होने के कारण, ट्रांसपेरेंट चुनाव न होने के कारण UWW ने भारतीय कुश्ती महासंघ को निलंबित किया था। अब यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने भारतीय कुश्ती महासंघ मतलब रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का जो सस्पेंशन था उसे खत्म कर दिया है। यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग की फ्रेंड्स। तो पूरे वर्ल्ड में रेसलिंग खेलों को रेगुलेट करने के लिए इसकी स्थापना 1912 में की गई थी, 1912 में की गई थी। हेडक्वार्टर इसका स्विट्जरलैंड में है और निनाद लेलोविक वर्तमान में इस संस्था के अध्यक्ष के पद पर हैं। अब बात करेंगे रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की। तो ये भारत में रेसलिंग खेलों को आयोजित करवाने वाली सबसे बड़ी संस्था है, रेगुलेट करती है। इसकी स्थापना की गई थी 27 जनवरी 1967 में और इसका हेडक्वार्टर स्थित है नई दिल्ली में। क्वेश्चन हमारा यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के हेडक्वार्टर से था, तो ये कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड में। वर्ल्ड की पहली एयर टैक्सी सर्विस शुरू करने वाला विश्व का पहला शहर कौन बनने वाला है। तो ये शहर है फ्रेंड्स दुबई, जो कि यूएई में स्थित है। दुबई शहर दुनिया की सबसे पहली एयर टैक्सी सर्विस को शुरू करने जा रहा है। आप सभी जानते हैं कि वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट का आयोजन 2024 में यूएई में किया जा रहा है। यहीं पर यूएई की गवर्नमेंट ने घोषणा की है, यूएई के दुबई शहर ने घोषणा की है कि वो 2026 तक अपनी एयर टैक्सी सर्विस को शुरू करेगी। तो इस तरह से वर्ल्ड की पहली एयर टैक्सी सर्विस को दुबई शहर शुरू करने वाला है 2026 तक। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं बनते, लेकिन ये पूछा जा सकता है कि 2026 तक एयर टैक्सी सर्विस को कौन शुरू करेगा। तो ये यूएई का शहर है दुबई। ओके, इसके बाद आज के करंट अफेयर का सबसे लास्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में इंडियन ट्रेड डेटा के अनुसार भारत देश में व्यापार घाटा कितना रहा। तो देखिए पहले ट्रेड डेफिसिट, इस एक वर्ड को समझ लेते हैं तो बहुत सारी चीजें हमको यहाँ पर क्लियर हो जाएगी कि ट्रेड डेफिसिट एक्चुअल में होता क्या है। तो देखिए किसी अन्य देश से या तो कोई देश माल खरीदता है जिसे कहा जाता है इंपोर्ट, ठीक है, इंपोर्ट का मतलब है खरीदना किसी अन्य देश से, या फिर होता है एक्सपोर्ट मतलब बेचना किसी अन्य देश को। अब क्या होता है, जब किसी अन्य देश से माल ज्यादा खरीदा और बेचा कम, तो इनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो कहलाता है ट्रेड डेफिसिट, इसे कहा जाता है व्यापार घाटा। हाल ही में देखिए इंडियन ट्रेड डेटा की एक रिपोर्ट आई है जिसमें भारत का व्यापार घाटा मतलब ट्रेड डेफिसिट 17.49 बिलियन डॉलर रहा है। आंसर हो जाएगा आंसर बी। एक कंपनी है ब्लूमबर्ग कंपनी, इसने 2024 के लिए भारत के ट्रेड डेफिसिट का अनुमान 20 बिलियन डॉलर लगाया था, जो कि 17.49 बिलियन डॉलर रहा है। देखिए लास्ट ईयर 2023 के कंपैरिजन में अगर 2024 में हम भारत का एक्सपोर्ट देखें तो एक्सपोर्ट है 36.92 बिलियन डॉलर, ठीक है, बिलियन डॉलर। ये हो गया क्या, एक्सपोर्ट। और भारत के इंपोर्ट की बात करें तो हमने खरीदा है 54.41 बिलियन डॉलर, ये हो जाता है हमारा इंपोर्ट 54.41 बिलियन डॉलर। अब देखिए हमने खरीदा ज्यादा बेचा कम, तो इनके बीच का जो डिफरेंस निकल के आया है वो है ट्रेड डेफिसिट, जो कि 2024 में भारत का कितना रहा, तो ये 17.49 बिलियन डॉलर है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, याद रखिएगा ये हाल ही में डेटा आया है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर। अब आ जाइए यहाँ पर फैक्ट शीट को आगे बढ़ाते हैं। सितंबर मंथ के सभी करंट अफेयर को वन लाइनर में एक एक करके हम यहाँ पर आगे लेकर चलते हैं। 5 सितंबर 2023 को 43 आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन जकार्ता इंडोनेशिया में किया गया।
विश्व की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा दिल्ली में स्थापित की गई। देश की पहली सोलर सिटी का इनॉग्रेशन एमपी में किया गया। रायगढ़ शॉल, जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया, ओडिशा राज्य की शॉल है। मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब प्रवीणा अंजना ने अपने नाम किया। 7 सितंबर 2023 को वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। इसके बाद 7 सितंबर 2023 को प्रयागराज की पुलिस ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए सवेरा योजना की शुरुआत की। यूनाइटेड किंगडम का बर्मिंघम खुद को दिवालिया घोषित करने वाला शहर बन गया। ये सभी वन लाइनर सितंबर मंथ से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। अब आ जाइए लास्ट डे के सेशन में जो करंट अफेयर हमने डिटेल में समझे थे, यहाँ पर उन्हें एक बार रिवाइज करते हैं। पहला देखिए, पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ मैल प्रैक्टिस बिल 2024 में अधिकतम 10 वर्ष के कारावास का प्रावधान किया गया। भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने अबू धाबी यूएई में बोचासन वासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था मंदिर का इनॉग्रेशन किया। आज के सेशन में भी हमने इसकी बात की है, नोट कर लीजिएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त अरब अमीरात ने फॉल्कन फाउंडेशन की स्थापना की। अंटार्कटिक वैज्ञानिक जांच के लिए क्लीनिंग स्टेशन अंटार्कटिका में चाइना ने स्थापित किया। बसंत पंचमी त्योहार हिंदू कैलेंडर के माघ माह में मनाया जाता है। इसके बाद आ जाइए, चर्चित रोग अलास्का पॉक्स वायरस जनित रोग है। खिलाड़ी दत्ताजी राव गायकवाड़ का निधन हो गया। क्रिकेटर थे, एक्स क्रिकेटर थे। हाल ही में तेल रिसाव के कारण टोबैको और त्रिनिदाद, जो कि दक्षिण अमेरिका के निकट द्वीपी देश है, यहाँ पर इमरजेंसी की घोषणा की गई। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष रणजीत कुमार अग्रवाल को नियुक्त किया गया। और लास्ट है, अली ए लिगांग त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये भारत के असम राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है। ये सभी करंट अफेयर लास्ट डे के सेशन में हमने डिटेल में समझे थे। अब आ जाइए आज के लिए आप सभी के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे इंपॉर्टेंट है, कमेंट में जरूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या है। क्वेश्चन सुनिए, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कमेंट कीजिएगा, आंसर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।